Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in this lecture of how to use the monetary measures to correct the problem of excess and deficient demand. तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे. वन इज द बैंक रेट, अदर इज द सीआरआर एंड अदर इज द एसएलआर. कि हम बैंक रेट को, सीआरआर को और एसएलआर को कैसे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. सो हमने उसमें कहा था कि अगर एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट को बढ़ा देना चाहिए, अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो बैंक रेट को कम कर देना चाहिए, अगर एक्सेस डिमांड है तो सीआरआर को इंक्रीज कर देना चाहिए, अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो सीआरआर को डिक्रीज कर देना चाहिए, अगर एक्सेस डिमांड है तो एसएलआर को इंक्रीज कर देना चाहिए, अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो एसएलआर को डिक्रीज कर देना चाहिए. सो ये हमने 3 मेजर्स और 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रादर से हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किए थे. आज हम बात करते हैं अगले जो मेजर्स हैं उनकी, क्योंकि हमने बात की थी टोटल 11 मेजर्स, जिसमें से 6 जो हैं वो क्वांटिटेटिव हैं और 5 जो हैं वो क्या हैं, वो क्वालिटेटिव हैं. तो हम 11 के 11 डिस्कस करने वाले हैं. 3 हो चुके हैं, बाकी 8 अभी करते हैं डिस्कस. उसको स्टार्ट करते हैं. सो वी स्टार्ट विद नंबर 4. नंबर 4 जो था वो था ओपन मार्केट ऑपरेशन. अब आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड. ठीक है, अब उसके पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन था क्या वो सोचना पड़ेगा. ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करता है. लाइक हमने एग्जांपल लिया था एनएससी, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, हमने एग्जांपल लिया था. तो लोग क्या करते हैं, ये जो रिजर्व बैंक अपनी सिक्योरिटीज इशू करता है उसको परचेज करते हैं. तो परचेज करके अपने पास कुछ टाइम के लिए रखते हैं. आफ्टर सम टाइम जब वो मेच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये लोग जो हैं, जो भी मेरे जैसे लोग एनएससी परचेज करते हैं, वो उनको वापस कर देते हैं. उसके बदले में हमें कैश मिल जाता है विद इंटरेस्ट. और मैंने ये भी बात की थी कि ये क्या है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं. पहली बात तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, तो किसी तरह की कोई बीच में चीटिंग का कोई चांसेस नहीं है. नंबर 2, ये सिक्योरिटीज है, मतलब आपका अमाउंट जो है वो सिक्योर्ड अमाउंट है. मतलब आपको एक एश्योर्ड अमाउंट जरूर मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये नहीं है कि मार्केट ओरिएंटेड है, भी मार्केट अप एंड डाउन आ गए तो आपके साथ अप्स एंड डाउन हो जाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. यू विल गेट एश्योर्ड अमाउंट बाय दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, तब क्या करेंगे. अब सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर ना प्रॉब्लम चल रही है डेफिशिएंट डिमांड की. ठीक है, सो दिस इज अ सिचुएशन, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर चल रही है. मतलब इकोनॉमी के अंदर जितनी डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, एक्चुअली में डिमांड उससे कम. ठीक है, तब डिमांड कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा. अब मैं चाहता हूं कि मैं डिमांड करूं, आई वॉन्ट टू डू डिमांड, I want to purchase various types of goods and services by going to the market, but मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं कहां से परचेज करूंगा. क्योंकि अगर मैं डिमांड कम कर रहा हूं तो हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट इनकम and there is a positive relation between the two. If there is deficiency of income with the people, then how can they demand? वो मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज कैसे परचेज करेंगे. So now there is a need to provide money to the people so that they can go to the market and purchase goods and services so that the level of aggregate demand can rise. अब कैसे, मैं डिमांड करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहता हूं मेरे पास तो भैया एनएससी है, मेरे पास 2 लाख रुपए के एनएससी पड़े हैं. अब जब वो एनएससी लेके मैं मार्केट में जाता हूं तो मार्केट में शॉपकीपर कहता है भैया एनएससी देके चीजें नहीं मिलती. मान लो मैं कहूं कि मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मैं खरीदना चाहता हूं, वॉशिंग मशीन 40,000 की है. मैं गया मार्केट में, मैंने कहा भैया वॉशिंग मशीन दे दो 40,000 की. वो कहते ले जाओ.
ठीक है, मैंने कहा पैसे, वो कहता कैश में या चेक में। मैं कहूंगा ना कैश ना चेक, मेरे पास तो 40,000 के एनएससी है, एनएससी ले ले। वो कहेगा तेरे एनएससी तो मैच्योर होंगे 5 साल के बाद, तो मेरे को तो पैसे मिलेंगे 5 साल के बाद। मैं चीज अभी बेचूं, पैसे मैं 5 साल के बाद लूं, मैं तो नहीं बेचता। मतलब वो मुझे चीज नहीं देगा, मैं डिमांड करना चाहता हूं पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं डिमांड कर नहीं पा रहा। अब क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट को लोगों को बोलना चाहिए, अब गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को बोलना चाहिए। किसको? लोगों को, जनरल पब्लिक को। क्या बोलना चाहिए? कि भैया जो आपके पास सिक्योरिटीज पड़ी है ना, वो हमें वापस दे दो। मतलब जो हमने आपको एनएससी दिए थे, वो एनएससी हमें वापस दे दो। मतलब अब गवर्नमेंट क्या करेगी? एनएससी को क्या करेगी? परचेज करेगी, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब लोगों को जो ऑलरेडी उसने सेल की हुई ना सिक्योरिटीज, वो उनसे वापस लेगी कि भैया वापस दे दो, ठीक है, वापस लो, हमारी सिक्योरिटीज हमें देके जाओ और उसके बदले में पैसे ले जाओ। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने तो डिमांड करनी थी, तो मैं गया पोस्ट ऑफिस में, मैंने उनका एनएससी पकड़ाया, ले पकड़ भैया तेरे एनएससी, पैसे दे मेरे को। तो मैंने उसको एनएससी दिए, उसने उसके बदले मेरे को पैसे दिए, अब मेरे हाथ में आ गए पैसे। अब जब मेरे हाथ में पैसे आएंगे तो मैं तो डिमांड करूंगा। अब जब डिमांड करूंगा क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है वो हो जाएगी 100, क्योंकि अब लोगों के हाथ में वो जो सिक्योरिटीज थी जिनसे वो कोई चीज परचेज नहीं कर सकते थे, उसकी जगह पे अब हार्ड कैश आ गया, अब उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व। क्लियर? नेक्स्ट, अगर इकोनॉमी के अंदर है एक्सेस डिमांड, अब क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि अब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सेस डिमांड कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी या रिजर्व बैंक क्या बोलेगा? वो कहेगा भैया लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, इनके पास पैसे बहुत हैं, तो क्या करो, इनके हाथ से पैसे ले लो। ध्यान से सोचो क्या चल रहा है। वो कह रही है इनके हाथ से पैसे ले लो। जब पैसे लेने हैं तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे सेल ऑफ सिक्योरिटीज। वो लोगों को अपनी सिक्योरिटीज जो है वो सेल करेंगे। अब अगर सिक्योरिटीज सेल करेंगे मतलब लोग परचेज करेंगे। अब मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े थे, मैं उसकी डिमांड कर रहा था, तो गवर्नमेंट को लगा तेरे को डिमांड तो करने नहीं देनी, क्योंकि जो अगर तू डिमांड करेगा तो डिमांड तो एक्सेस हो जानी है। तो गवर्नमेंट ने मेरे को कहा ऐसा कर, तू ना सिक्योरिटीज खरीद। तो मेरे को 2 लाख रुपए के एनएससी बेच दिए, एक सर्टिफिकेट सा पकड़ा दिया 2 लाख रुपए का, और मेरे हाथ से 2 लाख रुपए ले गए। अब मेरे हाथ में पैसे ही नहीं बचे। अब जब मेरे हाथ में पैसे ही नहीं है तो मैं डिमांड कहां से करूंगा? तो क्या होगा? डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। सो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करती है? जो भी उसके पास सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल करती है और नई सिक्योरिटीज इशू करती है। द गवर्नमेंट विल इशू न्यू सिक्योरिटीज, ताकि लोग क्या कर सकें? उन सिक्योरिटीज को परचेज कर सकें, सो दैट द मनी ऑफ द पीपल विल कम्स इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों का पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड कहां से करेंगे? तो डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सो this is how we can use open market operation as a monetary measure to correct the situation of excess and deficiency of demand. अब नंबर 5 था रेपो रेट। अब रेपो रेट कैसे यूज होगा? अब रेपो रेट बिल्कुल वैसे ही यूज होगा जैसे बैंक रेट यूज हुआ था, क्योंकि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? यही था कि बैंक रेट पे एक बैंक को सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लोन मिलते हैं। रेपो रेट पे सिर्फ शॉर्ट टर्म के मिलते हैं। बैंक रेट में अपनी कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती, रेपो रेट पे गिरवी रखनी पड़ती है। सो अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में रेपो रेट है 4%। मतलब अगर एक कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको लोन मिलेगा 4% पे, ठीक है। अगर 4% पे मिलेगा तो मान लीजिए कि वो आगे उसको 10% पे देता है। सो 4% इज द रेपो रेट एंड 10% इज द
इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इसको हम बिल्कुल बैंक रेट की तरह यूज करने वाले हैं। सो अगर इकोनॉमी के अंदर क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो अब क्या करना चाहिए, जो रेपो रेट है इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा के मान लो कर दिया 6, डेफिशिएंस है तो इसको कम कर दो, तो मान लो इसको कम करके कर दिया 2%। अगर 2% किया तो जो लोन एक कमर्शियल बैंक को पहले सेंट्रल बैंक से 4% पे मिल रहा था, अब वही मिलेगा 2% पे, यानी उसके लिए लोन लेना हो गया सस्ता, यानी पहले से हाफ रेट पे मिल रहा है, तो उसने क्या किया, उसने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए 5%। मतलब जो आपको लोन पहले 10% पे मिल रहा था, अब आपको लोन मिलेगा 5% पे, लोन पहले से कम रेट पे मिलेगा। कम रेट पे मिलेगा तो आप लोन क्या करेंगे, आप ज्यादा लेंगे। अगर लोन पहले से ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, आप उसको घर पे तो रखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, उस लोन को यूज करेंगे फॉर मेकिंग डिमांड, तो आप उससे डिमांड करेंगे, तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम है वो क्या होगा, वो सॉल्व हो जाएगी। देन अगर एक्सेस डिमांड है, अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या करना चाहिए, ये जो रेपो रेट है इसको इंक्रीज कर दो। मान लो इसको इंक्रीज करके कर दिया 6%, यानी अब जो लोन मिल रहा था 4% पे, अब वो मिल रहा है 6% पे। यानी अब बैंक के लिए, एक कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक से लोन लेना पहले से महंगा हो गया। अब अगर पहले से महंगा हो गया तो वो क्या करेगा, आगे अपने कस्टमर को पहले से महंगा ही देगा, महंगा देगा तो उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कर दिए 15%, यानी अब आप पहुंच गए लोन लेने के लिए। अब जो लोन आपको पहले 10% पे मिल रहा था, वही लोन अब आपको 15% पे मिल रहा है, अब आपको लोन मिल रहा है पहले से महंगा। अब लोन अगर पहले से महंगा मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप लोन लेंगे पहले से कम। अब अगर आप कम लोन लेंगे तो आपके हाथ में पैसे कम, अगर आपके हाथ में पैसे कम आएंगे ना तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, तो क्या करना चाहिए, अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो रेपो रेट को कम कर दो, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लोन ज्यादा। अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या करो, जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दो, बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट अपने आप बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, उससे लोग कम लोन लेंगे, लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे, क्या होगा, एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे हमने रेपो रेट को यूज किया, वैसे ही हमने रिवर्स रेपो रेट को यूज नहीं करना है। ध्यान से कि जिस तरह से आप रेपो रेट यूज कर रहे हैं, रिवर्स रेपो ऐसे नहीं करना। अब बात ये समझने वाली है कि रिवर्स रेपो रेट है क्या चीज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर किसी भी कंट्री के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं, है ना। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्यों, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक के पास फंड्स जो हैं वो एक्सेस में इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब उनसे लोन लेने के लिए कोई नहीं आता, तो उनको लगता है कि यार लोगों ने पैसे तो जमा करा दिए हैं, अब पैसे जमा करा दिए, अब जिसने जमा कराए हैं उसको इंटरेस्ट तो अब इसके ऊपर देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो अब कोई लोन लेने आएगा, उसको पैसे पकड़ाएंगे, उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो जिसने जमा कराया उसको देंगे। अब लोग जमा कराए पे कराए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको इंटरेस्ट देना 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 है, पर कोई लोन लेने ही नहीं आ रहा, तो अब इंटरेस्ट आएगा कहां से। तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास एक्सेस फंड होते हैं ना, फालतू के पैसे, वो क्या करते हैं, रिजर्व बैंक को दे देते हैं थोड़े टाइम के लिए, कि यार थोड़े टाइम के लिए तू रख ले, ठीक है, तू हमें इंटरेस्ट दे देना यार, ठीक। अब अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में रिवर्स रेपो रेट है 3.35% आज की डेट में। अब सोचो अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है, अब क्या करना चाहिए। अब मैंने पहले कहा था इसको रेपो रेट की तरह यूज नहीं करना है। अब हो क्या रहा है, अब इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपने पैसे को देंगे। अब पूछा किसको, कस्टमर को कि रिजर्व बैंक को। वो कहते हैं यार डिमांड कम है, लोग लोन ले नहीं रहे,
तो हम क्या करते हैं, अपने पैसे ना रिजर्व बैंक को दे देते हैं, तो रिजर्व बैंक उसके ऊपर हमें 3.35% का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, उनको लगता है कि अगर, क्योंकि डिमांड बहुत कम है, अगर हम कस्टमर को पैसे देते हैं तो कस्टमर हमें इंटरेस्ट देता है 3% का। कस्टमर कहता है मैं लोन लेने के लिए रेडी हूं, ठीक है, पर मैं 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। तो उनको लगता है कस्टमर को पैसे देंगे तो 3% इंटरेस्ट मिलेगा। रिवर्स रेपो चल रही है 3.35%, मतलब अगर रिजर्व बैंक को वो पैसे दे देंगे तो रिजर्व बैंक देगा हमें 3.35%। अब रिजर्व बैंक ज्यादा दे रहा है तो फिर लोगों को देने की क्या जरूरत है, लोगों को पैसे दो ही मत। भी लोगों को देते हैं तो 3% इंटरेस्ट देते हैं, रिजर्व बैंक कहते हैं 3.35 देता हूं, तो लोग क्या करेंगे, वो कहते हैं ना हम नहीं देते लोगों को लोन, हम तो रिजर्व बैंक को पैसे देंगे। तो क्या होगा, जो बैंक है वो अपने ज्यादातर पैसे रिजर्व बैंक को देंगे, मतलब लोगों को पैसे कम देंगे। लोगों को पैसे कम देंगे ना तो डिमांड और कम हो जानी है। अब क्या करना चाहिए, अब रिवर्स रेपो रेट जो है उसको डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की सिचुएशन में रिजर्व बैंक ने कर दिया 2%। वो कहता अगर मेरे को पैसे दोगे ना तो मैं 2% दूंगा। अब बैंक फिर सोच में पड़ गई, भी अगर रिजर्व बैंक को देते हैं तो रिजर्व बैंक देता है 2%, और अगर कस्टमर को देते हैं तो वो देता है 3%, तो कस्टमर ज्यादा दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, कस्टमर को देने चाहिए। तो वो क्या करेंगे, ज्यादातर लोन देंगे कस्टमर को। अगर वो ज्यादातर लोन कस्टमर को देंगे तो क्या होगा, अगर कस्टमर को लोन ज्यादा देंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आ गए ना, अगर पैसे आ गए तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगला देखो, ये बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। सारे के सारे पॉइंट बहुत इजी हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के अंदर अब अगर उनको लगता है कि कस्टमर को अगर लोन देते हैं ना तो कस्टमर देता है 4%, ठीक है, रिजर्व बैंक में चल रही है 3.35। उनको लगता है अगर रिजर्व बैंक को देते हैं तो रिजर्व बैंक हमें देगा 3.35%, अगर हम कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर हमें लोन देता है, इंटरेस्ट देता है 4% का। तो बैंक कहते हैं भैया कस्टमर को दे रहे हैं तो 4% इंटरेस्ट दे रहा है, रिजर्व बैंक को देंगे तो 3.35 देगा, तो रिजर्व बैंक को क्यों दे, कस्टमर को देंगे तो क्या करेंगे, कस्टमर को पैसे ज्यादा देंगे। अब कस्टमर को पैसे ज्यादा देंगे तो उसके हाथ में पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, वो डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो हो गई एक्सेस डिमांड। अब क्या करना चाहिए, अब रिजर्व बैंक क्या करे, वो रिवर्स रेपो रेट कर दे 5%, बढ़ा दे उसको। अब बैंक फिर सोच में पड़ गए कि अगर कस्टमर को देते हैं लोन तो कस्टमर हमें इंटरेस्ट देता है 4% का, अगर हम अपने वही पैसे जो है वो रिजर्व बैंक को दे देते हैं तो रिजर्व बैंक देता है 5%। भैया कस्टमर 4% दे रहा है, रिजर्व बैंक 5% दे रहा है, तो कस्टमर को क्यों देना, हम तो नहीं देते कस्टमर को पैसे, किसको दो, रिजर्व बैंक को दे दो। तो क्या करेंगे बैंक, बैंक अपने ज्यादातर पैसे जो हैं वो रिजर्व बैंक को देना शुरू कर देंगे। जब रिजर्व बैंक के पास पैसे पहुंच गए, अब क्या होगा, अब पैसे पहुंच गए रिजर्व बैंक के पास, तो अब यानी कि लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, क्योंकि बैंक जो है वो कस्टमर को पैसे कम देंगे, ज्यादातर रिजर्व बैंक के पास रखेंगे, तो रिजर्व बैंक के पास पैसे ज्यादा पहुंच गए, लोगों के पास पैसे कम। अब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो डिमांड कहां से करेंगे, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। So this is how we can use reverse repo rate as a quantitative measure of a monetary policy. अब ये तो हो गए क्वांटिटेटिव। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की, कि जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं वो कैसे यूज होंगे। अब हम क्वालिटेटिव ले लेते हैं। अब क्वालिटेटिव मेजर्स में हमने जो पहला मेजर किया था वो था मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या था, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आपने कितने की चीज गिरवी रखी और उसके बदले में आपको कितने का लोन मिला। जैसे अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सपोज करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप बैंक के पास 10 लाख रुपए की चीज गिरवी रखते हैं
तो बैंक कहता है कि उसके बदले में आपको 7 लाख का लोन मिलेगा, तो बैंक ने मार्जिन रख लिया 3 लाख का। ये अगर आप 10 लाख की चीज गिरवी रखते हैं तो आपको लोन मिलने वाला है 7 लाख रुपीस का, तो डिफरेंस बिटवीन द टू इज 3 लाख, सो 3 लाख इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। ठीक, ये प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। अगर इकोनॉमी के अंदर जो है वो है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, मतलब इस 3 लाख पे डिमांड डेफिशिएंट है। अब इसको सॉल्व करना है तो लोगों को पैसे ज्यादा देने हैं। अब वो कहता है कि अगर 7 लाख रुपए का लोन लोगों को दे रहे हैं, देखो 10 लाख की चीज गिरवी रखी हुई है, लोन मिल रहा है 7 लाख का, सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन दैट इज 3 लाख। अब उस पे डिमांड डेफिशिएंट है। अब वो कैसे सॉल्व होगी? जब लोगों को लोन ज्यादा देंगे। अब क्या करना चाहिए? अब बैंक को ये करना चाहिए कि अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए की चीज आपके पास मॉर्टेज में रखता है, उसको उसके बदले में 9 लाख का लोन दो, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दो 1 लाख। मतलब अगर डिमांड डेफिशिएंसी में है तो क्या करना चाहिए? जो लोन अमाउंट है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। अगर लोन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? अब पहले उस पर्सन को लोन मिल रहा था 7 लाख का, अभी लोन मिल रहा है 9 लाख का, लोन मिल रहा है पहले से ज्यादा। अब अगर लोन पहले से ज्यादा मिल रहा है तो वो क्या करेगा? वो डिमांड करेगा। अगर डिमांड करेगा क्या होगा? अब डिमांड करेगा तो सोचो, पहले 7 लाख की डिमांड कर रहा था, अभी 9 लाख की डिमांड कर रहा है, तो डिमांड करेगा पहले से ज्यादा। अब डिमांड करेगा पहले से ज्यादा तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमी के अंदर जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। डन। अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, अब क्या करना चाहिए? अब अगर 10 लाख का आपके पास चीज मॉर्टेज में रखी जाती है, प्रेजेंटली 7 लाख का लोन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को लगता है और आरबीआई को लगता है कि 7 लाख का लोन देते हैं ना तो एक्सेस डिमांड है, नो, डिमांड बहुत ज्यादा कर रहा है, डिमांड कम कराओ। तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट कहती है 5 लाख से ज्यादा लोन नहीं देंगे। इसका मतलब 10 लाख की चीज मॉर्टेज में आएगी, लोन मिलेगा 5 लाख का, डिफरेंस बिटवीन द टू इज 5 लाख विच इज मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। क्या हुआ? पहले 3 लाख था, 5 लाख है, बढ़ गया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को बढ़ा देना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई पर्सन 10 लाख की चीज गिरवी रखता है, उसको सिर्फ उसका 5 लाख का लोन दो पहले से कम। अब अगर लोन मिलेंगे पहले से कम तो वो डिमांड करेगा पहले से कम, क्योंकि अगर पहले 7 लाख पे डिमांड कर रहा था, 7 लाख पे डिमांड एक्सेस में थी, हमने क्या किया? उसको 7 लाख की बजाय अब सिर्फ 5 लाख का लोन दिया। मतलब जहां पे उसने 7 लाख की डिमांड करनी थी, अब वो सिर्फ 5 लाख की डिमांड करेगा, डिमांड पहले से कम करेगा तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। पर अगर आपको लगता है कि 7 लाख पे डिमांड क्या है? डेफिशिएंट है, डिमांड कम है, तो आपको डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है। तो पहले आप 7 लाख का लोन दे रहे थे, अब इसको 9 लाख का लोन दे दो। यानी अब आप उसको लोन देंगे ज्यादा, उसके हाथ में पैसे आएंगे ज्यादा, वो डिमांड करेगा ज्यादा, तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो एक इनिशियल पोजीशन पहले बना लो रफ काम के अंदर। अब आपने लोन ज्यादा देने हैं तो ऑटोमेटिकली देख लेना कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कम हो जाएगा। अगर आपने एक्सेस डिमांड में लोन कम देने हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आपको क्रैम करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। क्रैम बिल्कुल नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमने लोन ज्यादा देने हैं कि हमने लोन कम देने हैं। एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा? लोन कम देने हैं। अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो लोन ज्यादा देने हैं। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, आपको क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी एक्सप्लेनेशन जो है पॉइंट की इजीली लिख पाएंगे। नंबर टू था हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या था? ये मैंने आपको कराया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ राशन कार्ड, है ना? भी राशनिंग में क्या होता है? हम क्या करते हैं? अपर लिमिट डिसाइड कर देते हैं, मैं इससे ज्यादा देना ही नहीं। सो अब अगर सोचो कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो डेफिशिएंट है, ठीक है?
गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट डिसाइड की हुई है, मैं इससे ज्यादा लोन नहीं दे रहा किसी को। मान लो कोई बंदा एजुकेशन लोन लेने आ गया, तो गवर्नमेंट कहती है 10 लाख से ज्यादा किसी को एजुकेशन लोन नहीं देना। सो 10 लाख इज द अपर लिमिट ऑफ एजुकेशन लोन, इट्स अ सीलिंग। सीलिंग क्या होता है? छत। अब छत से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो छत लगा दी भी 10 लाख से ऊपर का लोन नहीं देना। अब गवर्नमेंट को फील हुआ यार 10 लाख पे जो हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं उसके ऊपर डिमांड जो है वो डेफिशिएंट है, डिमांड जो है वो कम है, तो क्या करना चाहिए? वो आजकल ना हमारे शहर के अंदर, जैसे फाजिलका में मैं रहता हूँ, तो वो पोस्टर लगे होते हैं कहीं मार्केट में, वो फ्लेक्स से लगाते हैं कि वो है ना, आजकल कोई मशीन्स आ गई हैं जो क्या करती हैं, आपके घर की छत का जो लेंटर होता है उसको ऊपर उठा देती है। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है लेंटर ऊपर उठाने वाली मशीन, कांटेक्ट करें दिस एंड दिस पर्सन से के साथ। तो क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट को अगर 10 लाख पे लगता है, ये सीलिंग लगाई थी, ये छत यहाँ पे लगाई थी, तो क्या करना चाहिए? वो छत को ना ऊपर उठा देना चाहिए। अब छत ऊपर उठा देनी चाहिए मतलब अब जो राशनिंग ऑफ क्रेडिट करी हुई है, जो अपर लिमिट डिसाइड करी हुई है, उसको कर देना चाहिए खत्म। गवर्नमेंट कहती कोई अपर लिमिट नहीं, आओ जितना मर्जी लोन लो, उठाओ, पैसे ले जाओ, डिमांड करो इकोनॉमी के अंदर, ताकि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड चल रही है एक्सेस में, अब क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट को लगता है अगर 10 लाख की अपर लिमिट रखते हैं ना, तो उस पर डिमांड बहुत ज्यादा है। 10 लाख का एजुकेशन लोन देते हैं सपोज करो, या 10 लाख का कार लोन देते हैं या होम लोन देते हैं, तो उसके ऊपर डिमांड बहुत है, बहुत सारे लोग आए बैठे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसको छत को नीचे कर देना चाहिए, छत नीचे आ जाए। मतलब क्या करे? गवर्नमेंट कहती है राशनिंग कर दो क्रेडिट की, मतलब अपर लिमिट जो पहले यहां पर फिक्स करी थी उसको नीचे कर दो। जो 10 लाख पे करी थी ना अपर लिमिट, 5 लाख पे कर दो, बस 5 लाख से ज्यादा किसी को लोन देना ही नहीं। अब अगर 5 लाख से ज्यादा किसी को लोन देना ही नहीं, तो पहले 10 लाख दे रहे थे तो एक्सेस डिमांड थी ना, अब 5 लाख दे रहे हैं, इसका मतलब अब लोगों को लोन मिल रहा है पहले से हाफ, यानी पहले मिल रहा था 10 लाख का, अब मिल रहा है 5 लाख का, लोन पहले से हाफ मिल रहा है। अब जब लोगों को पैसे पहले से कम मिल रहे हैं, तो डिमांड कहां से करेंगे? और अगर डिमांड नहीं करेंगे, क्या होगा? आपकी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, सारी राशनिंग खत्म कर दे गवर्नमेंट, लोगों को पकड़ाए लोन ले जाओ, और अगर एक्सेस डिमांड है तो राशनिंग को बड़ा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। थर्ड जो हमने इसमें किया था, वो हमने किया था पब्लिसिटी। तो अब क्या करना चाहिए? पब्लिसिटी के अंदर अगर तो एक्सेस डिमांड है, ठीक है, सो पब्लिसिटी करनी चाहिए इस बात की कि भैया एक्सेस डिमांड चल रही है, तो लोन लेने के लिए मत आना, हमने नहीं देने, हम पहले से महंगे कर रहे हैं लोन, ठीक है, तो ऐड करा दो कि लोन का रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, लोन की रिक्वायरमेंट इतनी कर दी, तो टीवी पे, सोशल मीडिया पे ऐड करा दो। और अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो क्या करो? पब्लिसिटी करो। किस बात की? ज्यादा से ज्यादा वो बसेस पे पोस्टर लगवा दो, अब होम लोन लेना हुआ सस्ता, ठीक है, अपने सपनों का घर बनाएं, तो इस तरह की मतलब ऐड कराओ, ताकि लोग जो है वो उस चीज को देख के मोटिवेटेड हों, लोग बैंकों के पास आए, लोग लोन लें, तो क्या हो सके? मार्केट में लोन ज्यादा जाए, लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा जाएं, लोग डिमांड ज्यादा करें, तो क्या हो सके? जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मतलब अगर एक्सेस डिमांड है तो लोन कम देने की पब्लिसिटी कराओ, और अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो लोन ज्यादा देने की पब्लिसिटी कराओ। नंबर 4 में हमने इसमें बात की थी डायरेक्ट एक्शन की। अब डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि जो बैंक सेंट्रल बैंक की बात नहीं मानते, उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन। अब डायरेक्ट एक्शन कैसे होगा? डिमांड है डेफिशिएंट, डिमांड कम है, रिजर्व बैंक ने बोला सारे बैंकों को कि देखो भाई डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचना है, तो लोन ज्यादा दो ताकि एग्रीगेट डिमांड ऊपर उठ सके और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सके। अब जिस बैंक ने ये बात नहीं मानी, तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन, उनका लाइसेंस कैंसिल करो, उनके ऊपर पेनल्टी लगाओ, ठीक है, फाइन लगाओ, उनका मर्जर कर दो,
उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दो, अपने आप टिक जाएंगे। नंबर 2, अगर डिमांड है एक्सेस तो बोले रिजर्व बैंक भी देखो भाई डिमांड एक्सेस में चल रही, तो कोई बैंक ज्यादा लोन नहीं देगा, फालतू के लोन तो बिल्कुल नहीं देगा। ये नहीं है कि उठाओ ले जाओ, ऐसा काम नहीं करना, लोन नहीं देने, बहुत जरूरी कामों के लिए लोन देने, फालतू के लिए लोन नहीं देना। अब जिस बैंक ने बात नहीं मानी उसके खिलाफ ले लो फिर डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्शन लेकर भी क्या किया जा सकता है, उसको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है मॉरल सुएशन। अब मॉरल सुएशन में क्या है, रिक्वेस्ट भी प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, रिजर्व बैंक कह रहा है प्लीज हाथ जोड़ता हूं, एक्सेस डिमांड चल रही है, लोन ज्यादा मत देना, ठीक है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो प्लीज लोन जो है वो पहले से ज्यादा दे दो, जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के अंदर हेल्प करो, ठीक है। पर मैंने कहा था, मैंने जब ये मॉरल सुएशन कराया था, मैंने कहा था इसमें जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, मॉरली क्या करता है, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको मोटिवेट करता है टू फॉलो इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। भी अगर रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ये कहती है कि लोन ज्यादा देने हैं तो वो मोटिवेट करेगा लोन ज्यादा देने के लिए इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। और अगर रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है कि लोन कम देने हैं तो वो मोटिवेट करेगा लोन कम देने के लिए इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। पर उसका जो प्लीज है ना, एक्चुअली वो प्लीज है ही नहीं, उसके प्लीज के अंदर ऑर्डर है भी, अगर प्यार से बात मान गए, हाथ जोड़ के बात मान गए तो ठीक, अगर हाथ जोड़े पे बात नहीं बनी तो फिर हाथ खुलेंगे, हाथ खुलेंगे तो फिर डायरेक्ट एक्शन होएगा, ठीक है। सो क्या किया जा सकता है, मॉरल सुएशन से भी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर्स, और कौन से मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। हमने सारे के सारे मेजर्स की बात की। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमको एक्सेस डिमांड में कैसे सॉल्व करना है तो सिर्फ एक्सेस वाला पार्ट लिखिएगा। अगर आ जाए कि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड में इनको कैसे यूज करना है तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड वाला पार्ट लिखिएगा। पर क्रैमिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्रैमिंग करेंगे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखिएगा, इनको यूज करने से पहले एज अ मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इनका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। सो मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.